यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर भादु के नाम से एक बार लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने बात करेंगे आज बेसिक एग्रीकल्चर के ऊपर। बेसिक एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ेंगे अपने चट्टान कैसे टूटती है और चट्टान टूटने के पश्चात सोइल बनती कैसे, कितने प्रकार की चट्टान होती है, किस प्रकार उसकी वेदरिंग यानी अपक्षय कैसे होता है, कैसे टूटती है, किन कारणों से टूटती है, क्या एग्जाम्पल है, कितने प्रकार की चट्टान होती है। ये रहेगा अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर रहेगा +1 +2 जेट ICR और BHU, यानी जो कंपटीशन लेवल के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसके अंदर अपने शुरुआत के अंदर बात करेंगे चट्टान की। चट्टान यानी रॉक्स यानी चट्टान कितने प्रकार की होती है और कितने प्रकार के उसके एग्जाम्पल क्या है, किस प्रकार, जिस प्रकार अपने देख लीजिए चट्टान के अंदर पहले की जाएगी चट्टान की अध्ययन, यानी चट्टान के अंदर पूछा जाता है पहला ही क्वेश्चन की चट्टान का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाएगा। तो शाखा पूछा जाता है तो इसके अंदर रहती है पेट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद रहता है अपने, अगर पूछा जाए 2 नंबर क्वेश्चन रहता है उत्पत्ति, यानी चट्टान की उत्पत्ति कौन सी शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत रहता है अपना पेट्रोजीनेसिस, यानी इन शाखाओं के अंतर्गत चट्टान की यानी अध्ययन किया जाएगा तो कौन सी शाखा है, पेट्रोलॉजी। अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए तो वो कौन सी शाखा के अंतर्गत आती है, पेट्रोजीनेसिस शाखा के अंतर्गत इसकी उत्पत्ति आती है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद मान लीजिए चट्टान होती क्या है। तो चट्टान के अंदर लगभग अपने प्रत्येक बुक में यही मिलेगा कि मैग्मा ठंडा होने से चट्टान बनती है। तो अपने मैग्मा ठंडा होने से चट्टान बनती है। तो पहले यानी मान लीजिए आपकी ये है, इस डायग्राम के अनुसार देख लीजिए। डायग्राम के अंदर प्रारंभ में ये रहेगा कि यानी जिस प्रकार इन दरारों से जो ये दरार पाई जाती है, इन दरारों से जिस प्रकार लावा बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा, निकलने के पश्चात ये जमना शुरू हो जाता है। तो इसके अंदर तो उस चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो लावा या मैग्मा जो बाहर आया है तो उसको प्रारंभ के अंदर बोला जाएगा बाहरी चट्टान, यानी आप इसे क्या कह सकते हो, बाह्य चट्टान कहा जाता है। बाह्य चट्टान आ गया। उसके बाद अगर ये लावा इन दरारों के अंदर ही जमा हो जाता है तो उस चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, उसको आप आंतरिक चट्टान के नाम से भी जान सकते हो। आंतरिक चट्टान भी कहते हैं इसके अंदर चट्टान, यानी दोनों आपको बता दिया। यानी लावा है, जो लावा यानी बाहर निकलेगा उसे बाह्य चट्टान कहते हैं। जो लावा इन दरार के अंदर ही जमा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, आंतरिक चट्टान कहते हैं। यानी ये जो प्रारंभ के अंदर 2 चट्टान बनी तो इसे प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्राथमिक चट्टान या आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार होता है। यानी बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल देखा जाए तो कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जो कंपटीशन में है, जेट है, ICR, जो BHU है के अंदर पूछे जाते हैं। उसके अंदर बाह्य चट्टान के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ये रहता है, आप इसे एनेसाइट के नाम से भी जाना जाता है। पहला एग्जाम्पल एनेसाइट। दूसरा इसके अंदर एग्जाम्पल रहता है अपना बेसाल्ट। 2 नंबर एग्जाम्पल बेसाल्ट का। 3 नंबर एग्जाम्पल अपना रहता है इसके अंदर रायोलाइट के नाम से जाना जाता है।
यानी ये 3 एग्जाम्पल जो बार बार कंपटीशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आंतरिक चट्टान की बात की जाए, आंतरिक चट्टान के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर पहला एग्जाम्पल रहता है अपना ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद दूसरा एग्जाम्पल इसके अंदर रहता है गब्रो के नाम से भी जाना जाता है। 2 एग्जाम्पल इसके आंतरिक चट्टान कहते हैं। तो ये जो प्रारंभ में बनी, तो प्रारंभ में बनी है, तो इस चट्टान को अपने क्या कह सकते हैं, इन चट्टान को आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, या इसे प्रारंभिक चट्टान भी कहते हैं। ये थी पहली चट्टान। पहली चट्टान आपने यानी मैग्मा लावा जो बाहर निकलता है दरारों से, बाह्य चट्टान, जो एग्जांपल इसके एनेसाइट, बेसाल्ट और रायलाइट, जो लावा है अंदर ही दरारों के अंदर जमा हो जाता है, उसे आंतरिक चट्टान, जिसके एग्जांपल रहते हैं ग्रेनाइट और गब्रो के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को अगर आग्नेय चट्टान के नाम से भी और प्रारंभिक चट्टान भी कह सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे चट्टान आती है, यानी आग्नेय चट्टान से दूसरी चट्टान कौन सी बनती है, उसको यानी छोटी छोटी जिस प्रकार जल है, वायु, किन कारणों से बनती है, अवसादी चट्टान कहते हैं, जिसे पतदार भी चट्टान भी कहा जाता है। जिस प्रकार आग्नेय चट्टान आपके आग्नेय चट्टान बन चुकी है, अब आग्नेय चट्टान के कारण ही जो दूसरी चट्टान बनेगी, अच्छे अवसादी या पतदार चट्टान कहा जाता है। तो जिस प्रकार देखिए आग्नेय चट्टान के बाद कारण क्या है जो दूसरी चट्टान बनती है, यहां लिख लीजिए आप आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान आपने लिख लिया, यानी अब इस चट्टान से ही जो दूसरी चट्टान बनेगी वो कौन सी, अवसादी या पतदार चट्टान। यानी ये किन कारणों से बनेगी, पहले इसके कारण यहां मैं आपको लिख देता हूं, क्या कारण है। ये रहेंगे कारण, यानी जल प्लस वायु, यानी जल और वायु के द्वारा जो यानी चट्टान टूटती है, तो उस चट्टान टूटने के पश्चात एक परत के रूप में एक अवसाद, सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ यानी अवसाद के रूप में जमा हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान। किस कारण से होती है, वो दोनों कारण मैंने आपको लिख दिए हैं, जल और वायु के द्वारा। तो उस चट्टान को यानी जो हुई है दूसरी चट्टान, उस चट्टान को क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। किस नाम से जाना जाता है, अवसादी चट्टान, या इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं, परतदार चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। अब परतदार चट्टान के एग्जाम्पल क्या होते हैं, परिभाषा ये रहती है कि जल और वायु के कारण जो छोटे छोटे यानी चट्टानें टूटती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक अवसाद के रूप में, एक परत के रूप में जमा हो जाती है, उसे अवसादी या परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि अवसादी या परतदार चट्टान के एग्जाम्पल कौन से रहते हैं, तो इसके एग्जाम्पल रहेंगे लाइमस्टोन, पहला एग्जाम्पल रहता है लाइमस्टोन, दूसरा एग्जाम्पल रहेगा इसका सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, तीसरा एग्जाम्पल इसका रहता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, और तीसरा एग्जाम्पल आप इसका लिख सकते हो सलेट। तीनों एग्जाम्पल इसके रहते हैं, जो आप सैंडस्टोन भी आ गया, लाइमस्टोन भी आ गया। उसके बाद ये जब इन दोनों तीसरे प्रकार की चट्टान की बात करेंगे, तो यानी तीसरी चट्टान का नाम क्या है, रूपांतरित या कायांतरित। मतलब क्या होता है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का, यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों का रूप परिवर्तित हो जाता है, तो वो कौन सी चट्टान कहलाती है, यानी वो चट्टान कहलाएगी 3 नंबर पे आती है, यानी वो चट्टान कहलाएगी रूपांतरित, कह सकते हो आप इसे रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी कहा जाता है। तीसरी चट्टान कौन सी रहती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, यानी दोनों चट्टानें ताप, वायु, दाब के द्वारा, यानी किन कारणों से इनका रूप परिवर्तन होता है आग्नेय और अवसादी चट्टान का, यानी इसके किन कारणों से होता है, तो वो मैं आपको कारण यहां लिख देता हूं, इसके क्या क्या कारण है जो तीसरी चट्टान बनती है।
यानी अवसादी योगी परतदार कहते हैं। आग्नेय चट्टान का रूप किन कारणों से, तो आप यहाँ कारण भी लिख सकते हो, वायु द्वारा, दाब और ताप के द्वारा, यानी इन तीनों के कारण जो रूप परिवर्तन होता है, यानी रूप परिवर्तन होता है। परिवर्तन होकर वो कौन सी चट्टान बनाती है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बनाती है। मैंने बता दिया, यानी आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के रूप परिवर्तन होने के पश्चात तीसरी चट्टान बनती है, रूपांतरित और कायांतरित चट्टान बनती है। बनती कैसे, किन कारणों से बनती, जिस प्रकार वायु के द्वारा टूटती है, यानी तेज वायु के द्वारा हो गया, दाब के द्वारा हो गया, और ताप, यानी इन कारणों के द्वारा जो रूप परिवर्तन होकर नई चट्टान का रूप ग्रहण करती है वो रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहलाती है। तो अब इसके एग्जांपल देख लीजिए, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के उदाहरण क्या है, उसके एग्जांपल क्या है। उसके एग्जांपल ये रहेगा, एक तो आप लिख सकते हो इसके अंदर संगमरमर लिख सकते हो, संगमर, और दूसरा एग्जांपल इसके अंदर रहता है ग्रेन्युलाइट। ग्रेन्युलाइट भी इसी का एग्जांपल उपयुक्त माना जाता है। तीसरा एग्जांपल इसके अंदर शिस्ट भी लिख सकते हो, यानी तीनों के तीनों एग्जांपल कंपटीशन लेवल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहता है। यानी पहले मैंने बताया कि रूपांतरित और कायांतरित चट्टान दोनों के परिवर्तन से रूप जो परिवर्तन कर रहा है, तीसरी चट्टान आई है, उसके एग्जांपल है संगमरमर, ग्रेनुलाइट और शिस्ट। ये थे इसके एग्जांपल। यानी अब हमें पता चलता है कि इसका अध्ययन पेट्रोलॉजी शाखा के अंतर्गत उत्पत्ति पेट्रोजिनेसिस के कारण और कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहला कौन सा, आग्नेय चट्टान, कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। आंतरिक, जिसके एग्जांपल मैंने बता दिया ग्रेनाइट, गब्रो, और दूसरा था बाह्य चट्टान, एनेसाइट, बेसाल्ट और रायोलाइट। और तीसरा जो आग्नेय चट्टान के बाद किन दूसरी चट्टान आती है, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। कारण जलवायु, उसके एग्जांपल क्या रहते हैं, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। और तीसरी आती है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, जिसके एग्जांपल संगमरमर, ग्रेनुलाइट और शिस्ट रहता है। यानी चट्टान के हमें प्रकार का पता चल गया है। अब अपने बात करेंगे इसकी वेदरिंग की, यानी चट्टानों का टूटती कैसे है, उसकी वेदरिंग कैसे होती है। तो अपने उस शाखा का अध्ययन करेंगे कि किन कारण इस चट्टान का वेदरिंग हुई है और उसके कारण भी जानेंगे। उसके बाद अपने बात करेंगे कि सोइल बनने के पश्चात क्वेश्चन अपना इसका यंत्र ये रहता है कि क्वेश्चन ये रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है इसके अंदर कि कितने चरणों के अंदर मृदा का निर्माण होता है। तो आप 2 चरणों के अंदर होता है, जिस प्रकार चट्टान और चट्टान टूटने के पश्चात उसकी अपेक्षा यानी वेदरिंग के पश्चात क्या बनता है, पेरेंट मटेरियल भी कह सकते हो, या इसे रिगोलिथ भी कहा जाता है, रिगोलिथ भी कह सकते हो। रिगोलिथ के पश्चात जो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बढ़ती है, तब जाके मृदा यानी शोलम का निर्माण होता है। शोलम का निर्माण यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से रहता है कि चट्टान का कितने चरणों में, तो चरण कितने हो गए, पहला चरण और दूसरा चरण, यानी 2 चरणों के अंदर मृदा का क्या निर्माण होता है। तो एक क्वेश्चन यहां भी बनता है। उसके बाद चट्टान की वेदरिंग होती किस कारण है, तो यहां आपने हेडिंग डालोगे चट्टान की वेदरिंग, यानी चट्टानों का टूटना, या उसे आप ये भी कह सकते हो यानी चट्टानों का अपक्षय किन कारणों से होता है, यानी चट्टानों जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में किन कारणों से टूटती है। तो कारण कितने प्रकार के, यानी इसके कारण रहते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर पहला कारण रहता है भौतिक कारण रहता है। पहला कारण कौन सा है, भौतिक कारण। और दूसरा कारण इसके अंदर कौन सा रहता है, रासायनिक कारण, यानी चट्टान किन कारणों से टूटती है, यानी 3
कारणों से। कौन कौन से? पहला भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा कारण इसका रहता है जैविक। यानी इन 3 कारणों से चट्टानों का अपक्षय यानी वेदरिंग होती है। तो अब इसके अपने मैंने बता दिया कि 3 कारणों से, भौतिक, रासायनिक और जैविक कारणों से। कौन कौन से भौतिक कारण है, कौन कौन से रासायनिक है, कौन कौन से जैविक है, तो इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। तो भौतिक कारण के अंतर्गत पहला कारण आता है इसके अंदर यानी चट्टानों की भौतिक दशा। चट्टानों की भौतिक दशा पहला ये रहता है, चट्टानों की भौतिक दशा भौतिक कारण के अंदर। दूसरा इसके कारण ये रहता है कि भौतिक कारण यानी चट्टानें, उसकी भौतिक दशा क्या है, ऊपरी संरचना किस प्रकार की है। दूसरा रहता है इसके अंदर तापमान में बदलाव, यानी तापमान में बदलाव, किसी भी समय टेम्परेचर कम या ज्यादा भी हो सकता है। 3 नंबर पर रहता है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन। पहला चट्टानों की भौतिक दशा, दूसरा बदलाव तापमान के टेम्परेचर के, तीसरा एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। चौथा कारण इसमें ये रहता है टूटना व नम होना। टूटना व नम होना। चौथा कारण इसके अंदर रहता है एक्शन ऑफ विंड, यानी हवा के कारण भी ये यानी चट्टानों की भौतिक दशा भी प्रभावित करती है, ताप टेम्परेचर भी प्रभावित। तीसरा हाइड्रोजन यानी प्रभावित करता है। चौथा करता है टूटना व नम होना, चट्टानें कितनी यानी नमी के कारण भी टूटती है। और एक्शन ऑफ विंड यानी हवा, तेज हवा, आंधी, तूफान के द्वारा भी चट्टान टूटती रहती है। तो यानी ये भौतिक कारण है जो चट्टानों को टूटने यानी अपेक्षय वेदरिंग में प्रभावित करते हैं। उसके बाद रासायनिक के कारण पूछा जाए तो क्या रहता है? रासायनिक का पहला कारण इसके अंदर रहता है हाइड्रेशन। पहला कारण इसके अंदर हाइड्रेशन रहता है, यानी ये भी इसको प्रभावित करता है। 2 नंबर में इसका कारण ये रहता है, रासायनिक में करोगे हम हाइड्रेशन के बाद सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी प्रभावित करता है। कार्बोनेशन भी लिख सकते हो, यानी ये जो 3 कारण है जो चट्टानों को रासायनिक कारक के द्वारा प्रभावित करता है वेदरिंग में, अपेक्षय में टूटने के अंदर। और जैविक कारण के अंदर पूछा जाए कि जैविक कारण किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तो जैविक कारण में पहला आप ये भी लिख सकते हो वनस्पति के द्वारा और चारागाह यानी पशुओं जानवर लिख सकते हो, जानवरों के द्वारा भी ये प्रभावित होता है। वनस्पति के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है, यानी ये आप मान लीजिए चट्टान है आपके पास, चट्टान के अंदर अगर वृक्ष यहाँ कोई भी वनस्पति है उसकी जड़ें उस चट्टान के अंदर जाती है तो चट्टान को धीरे धीरे अपने मूल स्थान से हटा देती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट देती है। तो ये भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों ही कारण चट्टान को टूटने के यानी अपेक्षय वेदरिंग के अंदर प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार यानी चट्टानें टूटने के पश्चात तो छोटे छोटे खंडों के रूप में, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में परिवर्तित होकर किसका निर्माण हुआ? पहले मैंने क्वेश्चन बताया कि चट्टान टूटने के पश्चात क्या बनता है? पैरेंट मटेरियल यानी पैतृक पदार्थ भी कह सकते हो या इसे रिगोलिथ भी कहा जाता है। पहला अपना चरण पूरा हो गया। मैंने बताया चट्टान कितने प्रकार की होती है, किस शाखा के अंदर अध्ययन, किस शाखा के अंदर उत्पत्ति, चट्टान का प्रकार में पता चला। प्रकार के बाद हमें पता चला कि चट्टान की वेदरिंग अपेक्षय किस प्रकार यानी टूटी कैसे है। टूटने के पश्चात इसका रिगोलिथ बन चुका है। रिगोलिथ बनने के बाद दूसरा हमारा चरण पूरा होता है, जिसके बाद जो छोटे छोटे खंडों के रूप में परिवर्तित हुई है। उसके बाद किसका निर्माण होता है? दूसरे चरण में मृदा के बारे में बात करेंगे कि मृदा के अंदर किस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है और इसकी ब्रांचेस क्या है,
यानी किस शब्द से बना हुआ है ये, कौन सी भाषा का शब्द है ये मृदा। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट इसकी बात करेंगे सोइल की, यानी अपने मैंने चट्टान के बारे में आपको बेसिक सा बता दिया कि चट्टान क्या होती है और चट्टानों की किस शाखा के अंदर अध्ययन उत्पत्ति की जाती है। और उसके बाद चट्टानों का टूटना मैंने तीनों कारण एक जर्नल यानी कंपटीशन की तरफ से आपको तीनों के तीनों कारण भौतिक, रासायनिक और जैविक बता दिए और चट्टानों के आपको एग्जाम्पल मैंने बता दिया। अब चलो स्टूडेंट अपनी बात करते हैं सोइल की, यानी सोइल क्या होती है, कि इसकी ब्रांच उसकी शाखा क्या है और किस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहेगा सोइल, यानी चट्टान की तो हमें बात कर चुके हैं और चट्टान के बाद हमने सोइल का निर्माण हो चुका है। अब अपनी बात करेंगे कि सोइल यानी मृदा, यानी मृदा। अब इसके अंदर कंपटीशन के अंदर क्या पूछा जाता है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये रहता है कि सोइल है जो किस भाषा का शब्द है। तो इसके अंदर पूछा जाता है तो किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द माना जाता है, लैटिन भाषा का शब्द माना जाता है। क्या होती है सोइल, सोइल के अंदर ये होता है कि यानी इसे त्रिआयामी यानी तीन पिंड कहा जाता है। पिंड किसके कारण कहा जाता है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई माप सकते हैं अपने, इसके कारण इसको त्रिआयाम। तो ये किस प्रकार कितने आयाम की होगी, त्रिआयाम भी कह सकते हो इसे, मृदा को किसे यानी त्रिआयाम भी कहा जाता है। तो इसके अंदर पहला यानी लैटिन भाषा उसका है त्रिआयाम है। इसकी डेफिनेशन कैसे बनती है, इसकी परिभाषा क्या रहती है, लेकिन परिभाषा हमेशा कंपटीशन में कभी नहीं पूछी जाती। ये तो रहता है अपने +1 और +2 के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन परिभाषा क्या होगी कि हमें यह मृदा यानी एक त्रिआयामी पिंड है जो पौधों को क्या करती है कि प्लांट्स को ये एक सहारा प्रदान करती है, सिंचाई यानी जल भी प्रदान करती है, पोषक तत्व भी प्रदान करती है। जल और पोषक तत्व प्रदान करने के पश्चात साथ साथ में एक बेसनी आधार भी प्रदान, पौधों को आधार प्रदान करती है। तो वो क्या कहलाती है, मृदा कहलाती है। जिस प्रकार यानी मृदा एक त्रिआयामी यानी त्रिआयामी का मतलब यानी 3 पिंडों से बना हुआ एक खंड है। जिस प्रकार ये पौधों को क्या करती है, पौधों को जल प्लस पोषक तत्व व आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। तो वो क्या कहलाती है, सोइल कहलाती है। लैटिन भाषा का शब्द हो चुका है, डेफिनेशन भी इसकी हो चुकी है। अब अपने बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, करनाल हरियाणा, हरियाणा के अंदर उपस्थित है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर। अब अपने इसकी बात करेंगे कि इसकी शाखा यानी इसकी ब्रांचेस कितनी है। लगभग स्टूडेंट्स को पता है इसकी 2 ब्रांच यानी 2 शाखा है। कौन कौन सी शाखा है, तो इसके अंदर अपने शाखा की बात करेंगे तो पहली शाखा कौन सी आ गई, डोकुचेन के अनुसार पहली शाखा रहती है एडेफोलॉजी। कौन सी रहती है, एडेफोलॉजी। और दूसरी शाखा कौन सी रहती है, दूसरी शाखा रहती है पेडोलॉजी। कौन सी शाखा रहती है, पेडोलॉजी। इस शाखा के अंदर सोइल का अध्ययन किया जाता है, यानी 2 ब्रांचेस है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है सोइल का। तो एडेफोलॉजी के अंदर यानी किस प्रकार इसकी शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है,
तो अपने पहले ले लेते हैं कि डोबोजेव के अनुसार इडेफोलॉजी की शाखा के अंदर किस प्रकार इसका अध्ययन किया जाता है। तो इडेफोलॉजी के अंदर रहता है, मान लीजिए इसकी यानी किस प्रकार इडेफोलॉजी के अंदर जिस यानी इडेफोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो पहला इसका अगर भाषा पूछे जाए तो ये भाषा ग्रीक यानी ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। एडोस का मतलब यानी लोग्स का मन स्टडी माने अध्ययन करना, यानी मृदा का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है। तो इडेफोलॉजी के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, परिभाषा के अंदर देखिए कि मृदा का यानी किस किस अंतर्गत मृदा प्लस यानी मृदा का पादप समुदाय यानी पादप समुदाय के अंदर क्या आता है, यानी मृदा का पादप समुदाय के अंदर अध्ययन करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। अब पादप के अंदर किस प्रकार की क्वेश्चन बनता है, यानी पादप की इसके अंदर आप पादप की वृद्धि भी आ सकती है, वृद्धि उपज और पोषण, यानी इनके अंतर्गत मृदा के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी कहलाता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, मृदा का पादप की वृद्धि करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि मृदा का उपज के साथ अध्ययन करना क्या कहलाता है, इडेफोलॉजी। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर का है कि उसका पोषण करना क्या कहलाता है मृदा के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, इडेफोलॉजी कहलाएगा। तो ये भी है कि इसकी दूसरी शाखा कौन सी रहती है, तो इसकी दूसरी शाखा आती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी की यानी ये भी पेडोलॉजी यानी किस भाषा का शब्द उपयुक्त माना जाता है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी पेडो प्लस लोग्स यानी मृदा का स्टडी का, लोग्स का मतलब होता है अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन, उसका प्रबंध किस प्रकार किया जाता है। तो यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, इसके अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी मृदा के अंदर किस किस का अध्ययन करोगे, मृदा प्लस मृदा के साथ अध्ययन। अब मृदा के साथ मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि मृदा के अंतर्गत किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, यानी किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, तो उसका अध्ययन रहता है मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, और वर्गीकरण के अलावा रहता है वितरण। यानी मृदा का पहला क्वेश्चन रहता है मृदा की उत्पत्ति, यानी मृदा के साथ उत्पत्ति करना क्या कहलाता है, पेडोलॉजी। और मृदा का वर्गीकरण भी किस शाखा यानी पेडोलॉजी शाखा के अंतर्गत, और वितरण भी किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। और यह क्वेश्चन इसके अंदर रहता है कि एक पेडोलॉजी के अंदर एक मृदा क्या होती है, एक प्राकृतिक पिंड होता है। क्या होता है, प्राकृतिक पिंड। ये थी इसकी दो ब्रांचेस यानी सोइल की दो शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया गया था। अब अपने बात करेंगे मृदा का संगठन क्या होता है, यानी मृदा के अंदर कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर, और कितने प्रतिशत इसके अंदर खनिज पदार्थ पाया जाता है, कितने प्रतिशत जल होता है, कितने प्रतिशत इसके अंदर जल और वायु की मात्रा पाई जाती है, तो उसके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। अब अपने बात करेंगे मृदा का संगठन, यानी मृदा का संगठन क्या होता है। जिस प्रकार मृदा के संगठन में पहले बता चुका हूं मैं कि कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, कितने प्रतिशत इसके अंदर वायु पाई जाती है, और कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर, और उसके बाद रहता है खनिज पदार्थ। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन AA के अंदर यानी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर ये पूछा जाता है। इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिए आपके पास बता रहा हूं मृदा संगठन के में डायग्राम के द्वारा आप देखिए, प्रत्येक बुक के अंदर आपको मिलेगा ऐसा डायग्राम। इसके अंदर कितने प्रतिशत
जल, वायु और कितने प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ और कितने प्रतिशत खनिज पदार्थ पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत रहता है 25% जल रहता है और 25% वायु रहती है। और इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5% ऑर्गेनिक मैटर भी कह सकते हो या इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जाता है। 5% कार्बनिक पदार्थ की मात्रा भी पाई जाती है और इसके अंतर्गत 45% खनिज पदार्थ पाया जाता है। ये रहता है इसका मृदा का संचय। और इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि कोई मैंने 25% जल और वायु 25% बताया, 100 अपने आप में 100% होता है सब मिलाकर, लेकिन ये कभी अब ये दोनों अब एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं, यानी बदला इनकी मात्रा दोनों की कम ज्यादा हो सकती है। तो क्वेश्चन असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर क्या पूछा जाता है कि ज्यादातर ये क्वेश्चन बताता है कि कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना है कि इसके अंदर 5% ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा पाई जाती है। कंपटीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और इसके अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा भी कितनी पाई जाती है? 45% पाई जाती है। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।